गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज का जो मेरा विज्ञान का टॉपिक है वो है मानव में पाचन। तो समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। मैंने मानव में पाचन समझाने के लिए एक चार्ट बना रखा है जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मानव में पाचन अंग को हमको समझना होगा। पाचन तंत्र जो है, जिसके अंग जो हैं उनको समझना होगा। तो आपकी किताब के में बना रखे हैं और उसके द्वारा मैं आपको उनसे इंट्रोडक्शन उसका करा देती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे नासा गुहा है, ये मुख है, इसके पीछे ये जो ओरल कैविटी जिसको मुख गुहा कहते हैं, यहाँ पे ग्रास नली, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, कोलन, और यहाँ पे ये अपेंडिक्स है, इन्होंने लिख नहीं रखा है यहाँ अपेंडिक्स, ठीक है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बॉडी में। तो अब ये हो गया आहार नाल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि ये अंग जो हैं वो मिलकर आहार नाल बना रहे हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जो मानव में पाचन है वो सबसे पहले तो उसको हम, जैसे मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया भोजन एक लंबी नलिका से होकर गुजरता है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल जानेंगे कि पूरे जो अंग हैं, आहार नाल में कौन कौन से अंग सम्मिलित हैं। तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत और गुदा, मलाशय, ये आहार नाल के सारे पार्ट हैं। यहाँ पे आंत में छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों आ जाएगी। अब हम आ जाएंगे पाचन पे। तो पाचन, अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना दिया है कि मनुष्यों में जो पाचन है वो इन क्रियाओं से होकर के गुजरता है। सबसे पहले तो अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ कि भोजन को अंदर लेना, फिर उसके बाद उसका पाचन शुरू होता है। पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। अब ये क्या क्या है, इसमें कैसे अंतर्ग्रहण हुआ, कैसे पाचन हुआ, अवशोषण, स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या है, बहिक्षेपण क्या है, मैं आपको विस्तार से एक एक करके बताऊंगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आ जाएंगे मुख पे, जो आपका आहार नाल का पहला भाग है, मुख। तो मुख से हमने भोजन का अंतर्ग्रहण किया, हमने भोजन को अंदर लिया। मुख से ये मुख गुहा में गया। मुख गुहा में लार और दांत और लार में उपस्थित एंजाइम कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख गुहा में जब भोजन पहुँचता है तो दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम दांतों के बारे में भी पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते चलेंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनके प्रमुख कार्य जो होते हैं वो, अब 4 दांत कौन कौन से हैं। पहला तो हो जाएगा कृंतक, जिसका काम है काटने का। दूसरा है रदनक, जिसका काम है फाड़ने का। तीसरा है अग्रचवर्णक, पीसने और चबाने का। और चौथा है चवर्णक, उसका भी कार्य पीसने और चबाने का होता है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको चार्ट के माध्यम से बताऊंगी, तब तक आप यहाँ पढ़ते रहें। अब जो काटा हुआ और चबाया हुआ भोजन होता है वो आपके मुंह में मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, पैरोटिड, मंडिबुलर और सबलिंगुअल। अब इनमें से क्या होता है कि लार श्रावित होता है और लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को माल्टोज में बदल देता है। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी हमको मीठी लगती है ना, अगर हम सूखी रोटी भी चबा रहे हैं तो रोटी हमको सूखी लगती है। उसका रीजन ही यही है कि लार में जो टायलिन नामक एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के जो जटिल कण होते हैं उनको मीठे माल्टोज में बदल देता है, जिसके कारण हमको रोटी चबाने पर मीठी लगने लगती है। अब देखिए, यहाँ मुख और मुख गुहा का काम हुआ। यहाँ पे मुख का काम हो गया अंतर्ग्रहण और मुख गुहा में हमारा पाचन हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अब अंतर्ग्रहण मुख का कार्य और मुख गुहा में पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे देखिए, यहाँ से जो चबाया हुआ भोजन है अब वो ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से वो फिर जाता है ग्रास नली में। यहाँ पर कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती है। यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसको आप क्रमाकुंचन गति भी कहते हैं। ये क्या करता है कि भोजन को नीचे ढकेलने का काम करता है, मतलब आगे ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे कोई सा भी पाचन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो भोजन था वो पहुंचा अमाशय में, ठीक है। अमाशय में, तो अमाशय में पाचक एंजाइम HCl और सेल्स, अमाशय द्वारा जठर रस का श्रावण होता है। जो अमाशय की दीवारें होती हैं वो जठर रस का श्रावण करती हैं, जिसमें पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और श्लेष्म पाया जाता है। अब देखिए ये भी, इनका भी अलग अलग है। जैसे जो पाचक एंजाइम है, वो यहाँ पे पाचक एंजाइम जो है वो पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध को दही में बदलता है। और श्लेष्म का जो कार्य है वो क्या करता है कि अमाशय के आंतरिक दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बचाता है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या करता है कि भोजन का जो माध्यम है उसको अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के साथ भोजन को सड़ने से बचाता है। अब देखिए यहाँ पे इतना काम हो गया। अब अमाशय से जो भोजन है वो आपका पहुंचा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में क्या होता है कि पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही एक नलिका के द्वारा पहुंचते हैं, और इन रसों में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। इस प्रकार जो छोटी आंत होती है उसके प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। अब एक चीज हम समझेंगे कि जो छोटी आंत है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है ग्रहणी, जिसको डेडुनम कहते हैं, ड्यूडेनम। दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ठीक है, तो जो ग्रहणी होती है उसी में भोजन को जो है वो भोजन ग्रहण करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भोजन अमाशय से उसी में भाग में जाता है, और वो सिर्फ उतना ही भोजन लेती है जितने का वो पाचन कर सकती है। बाकी जब उसको लगता है कि बस पेट भर गया तो वो मना कर देती है कि अब हमको भोजन की आवश्यकता नहीं है, मैं इससे ज़्यादा पचा नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का जो पाचन है वो आपका पूर्ण हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भोजन रहता है वो तरल अवस्था में आ गया। ठीक है, अब छोटी आंत के अंतिम भाग में वो भोजन वहां से फिर से भेज दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि बिलाई नामक संरचना पाई जाती हैं। जो आपका इलियम होता है उसमें क्या होता है, बिलाई नामक रचना पाई जाती हैं, और ये जो भोजन के पोषक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेती हैं, और आपकी यही प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अंतर्ग्रहण समझ में आ गया। पाचन आपका हो रहा है मुख गुहा में, अमाशय में और छोटी आंत में। ठीक है, अब देखिए अवशोषण आपका छोटी आंत के अंतिम भाग में हो गया विलाई द्वारा। अब आएंगे हम आगे। अब यहीं पे जब छोटी आंत के विलाई द्वारा अवशोषण हो जा रहा है तो अवशोषण के बाद जो बचे हुए भोजन रहते हैं उनका उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है, और यह जो प्रक्रिया होती है वो स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब भोजन का जो अनुपयोगी भाग है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर इसमें से जो अतिरिक्त पानी होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और जो बचा हुआ अपशिष्ट भोजन होता है वो अर्ध ठोस रूप में, मतलब कि आधा ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और मलाशय में जाने के बाद फिर वहां से समय समय पर गुदा के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए बड़ी आंत से जो है, यहाँ पे आप ये लिख देंगे कि बड़ी आंत से फिर ये जा रहा है मलाशय में, और फिर मलाशय से गुदा के द्वारा इसका बहिक्षेपण होता है। समय समय पर गुदा के द्वारा इसका बहिक्षेपण होता रहता है। तो इस तरह से ये पूरा आपका जो मनुष्य में पाचन तंत्र है ये कार्य करता है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए मानव में जो पाचन है उसके मुख्य भाग क्या हैं, आहार नाल उसको बोलते हैं, उसके मुख गुहा, ग्रासनी, अमाशय, आंत और मलाशय और गुदा, ये सब क्या है, मनुष्य के मुख्य अंग हैं पाचन तंत्र के। अब देखिए मुख गुहा में जा रहा है, वहाँ से ग्रसनी, ग्रासनली, फिर जा रहा है अमाशय से छोटी आंत से फिर छोटी आंत के अंतिम भाग में, फिर वहाँ से वो आ रहा है बड़ी आंत से फिर वो जाता है मलाशय, और मलाशय से गुदा द्वारा उसका हो गया है बहिक्षेपण। ठीक है, फिर अंतर्ग्रहण सबसे पहले, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या है कि जो अर्ध ठोस रूप में जो भोजन होता है वो जो मलाशय में एकत्रित होता रहता है, समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है, और ये प्रक्रिया जो होती है वो बहिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो पाचन तंत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।